हेलो स्टूडेंट, करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2023। आइए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मिनग्यांग, आपको ढंग से पढ़ना है, मिनग्यांग स्मार्ट एनर्जी 16260। ठीक है, आप इतना भी याद रखोगे मिनग्यांग स्मार्ट एनर्जी, ये भी काफ़ी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट की अपतटीय, ये बेसिकली अप है, ऑफशोर है, टरबाइन है, हाल ही में किस देश में चालू की गई। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में ये अपतटीय और ऑनशोर और ऑफशोर होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई समुद्र के अंदर कोई टरबाइन लगाते हैं, अगर हम जैसे मानो इस समुद्र के अंदर टरबाइन खड़ी कर दी हमने, ये समुद्र है बेसिकली, तो ये ऑफशोर हो जाती है। ऑनशोर जो धरती पर लगी हुई है, ज़मीन पर लगी रहती है, उनको ऑनशोर कहते हैं, लैंड वाली को। ठीक है, तो ये अभी समुद्र में लगी है इसलिए ऑफशोर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये ऑफशोर है बेसिकली, ये ऑनशोर लिखा हुआ है बेसिकली, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये अपतटीय है। ठीक है, ऑफशोर है ये। तो अभी हाल ही में चाइना की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है अपतटीय, अभी हाल ही में कहाँ पर है, चाइना में। ठीक है, और चाइना में भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में चाइना में कहाँ है, तो चाइना में जो ईस्ट चाइना सी है बेसिकली, चाइना में जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी ये वहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी। जैसे कि जब अगर हम चाइना का मैप बनाते हैं, ठीक है, वेट करें आप, मैं बताता हूँ, चाइना में एक प्रांत पड़ता है, जैसे कि चाइना का अगर मैं मैप बना दूँ, ठीक है, ठीक है, तो चाइना में ये जगह जो है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी मिलता है। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अवस्थित है ये जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रोविंस पड़ता है, यहाँ पे एक फुजियान प्रोविंस पड़ता है इसका, यानी प्रांत पड़ता है फुजियान, ये फुजियान प्रांत में है। ठीक है, ये इसका मतलब एरिया है, यहाँ पर ये इसमें है, ईस्ट चाइना सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भी एक तो क्वेश्चन में चाइना के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखो, चीन का पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। चीन ने अपना पहली बार ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, ओपन सोर्स, जबकि चीन पहले यूज नहीं करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओपन सोर्स इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपसे पूछ सकता है, ओपन काइलिन नाम है उसका, नाम है ओपन काइलिन। ठीक है, ये KYLIN है, ओपन काइलिन 1.0। ठीक है, सबसे पहला है। ठीक है, ऑफशोर समुद्र में होती है और ऑनशोर आपको ध्यान रखना है ये ज़मीन पर होती है। ठीक है, इसके अलावा चीन पहला देश है जिसने मीथेन से चलने वाला रॉकेट बनाया, मीथेन से चलने वाला पहला रॉकेट बनाया, मीथेन से। आखिर में उस रॉकेट का नाम पूछ सकते हैं आपसे, जोग्यू। ठीक है, JUQUE, JU, मैं दोबारा लिख देता हूँ, JZHUQUE2, ये रॉकेट का नाम है जो मीथेन से चलता है, पहली बार चाइना ने बनाया। जैसे हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे पास वर्तमान में जो एयरक्राफ्ट्स कैरियर हैं भारत के पास, वो दो हैं, एक INS विक्रमादित्य और एक INS विक्रांत। INS विक्रांत को हमने हाल ही में लॉन्च किया, जो स्वदेशी रूप से विकसित है। लेकिन चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि उन पर जो लड़ाकू विमान है वो उतारे जा सकते हैं और वहाँ से उड़ाए जा सकते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो। ठीक है, तो चीन के पास 3 है, एक है लाओनिंग, ठीक है, एक का नाम है लाओनिंग, ठीक है, एक का नाम है शेंडोंग, उनके शहरों के नाम पे इनका नाम रखा है शेंडोंग। और जो आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तीसरा, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाना है, फुजियान। ठीक है, फुजियान, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेटेस्ट जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमान वाहक पोत इसका नाम होता है। ठीक है, भारत के पास 2 हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। विक्रांत अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, जो स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या दक्षिण एशिया का, किससे लिख देना, हाल ही में किसी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि देखो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया उपाध्यक्ष का मेरा कहने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका चेयरपर्सन तो एक ही होता है, लेकिन जो क्षेत्र विशेष होते हैं उनके लिए अध्यक्ष और उनके लिए जो उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं कि भाई वो आप उस क्षेत्र को हैंडल करिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें नियुक्त किया गया, उनका नाम है पुनीत चंडोक, पुनीत चंडोक। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पुनीत चंडोक, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, उसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। इसको इंग्लिश में भी सेम यही लिखना है, अमृत वृक्ष आंदोलन। किस राज्य ने स्टार्ट किया? यह असम। ठीक है, असम ने पहले स्टार्ट किया है अमृत वृक्ष आंदोलन। इसमें लक्ष्य उन्होंने ये रखा है कि वो 2023 में 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, 1 करोड़ वृक्ष, और 2025 तक 5 करोड़। ठीक है,
आपको उनके टारगेट्स हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में होना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक पौधा लगाता है, मानो किसी व्यक्ति ने एक पौधा लगाया और उस फोटो सेल्फी ली और अपलोड कर दी इसकी वेबसाइट्स पे, तो उसको 100 रुपये DPD के थ्रू उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उसके अकाउंट में 100 रुपये डाल दिए जाएंगे। एक पौधा लगाने पे 100 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा असम में एक न्यूज़ में और भी था, एक कमेटी बनी थी बीके कटाके कमेटी क्यों बनी थी? क्योंकि वहाँ पर एक बागजनी ऑयल फील्ड था। कौन सा? बागजनी ऑयल फील्ड, जिसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा था। जो बागजनी ऑयल फील्ड था, वहाँ पे आग लगने की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये समिति जो है NGT ने बनाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाई थी। और अब फाइनली OIL जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसको मुआवजा देना पड़ेगा जो यहाँ पे मृत्यु लोगों की हुई थी। तो बीके कटाके समिति NGT ने बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि बागजनी ऑयल फील्ड में जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए, और फाइनली OIL को उसका दोषी पाया गया और उन्हें अब मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बैटरी कंपनी IBC ने बैटरी विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए किस राज्य को इतने $1 मिलियन का लोन दिया है? 971.89 मिलियन डॉलर, लगभग 8,000 करोड़ का लोन दिया है। तो किसके साथ उन्होंने ये डील साइन की है? मेन क्वेश्चन है कि हाल ही में इतना लोन दिया किसको जा रहा है, मेन चीज़, ठीक है। तो ये लोन दिया जा रहा है कर्नाटक को। किसको दिया जा रहा है? कर्नाटक। और अभी हाल ही में कर्नाटक एक चीज़ से न्यूज़ में और भी था कि एक इंडेक्स आया था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। अब राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2023, यानी कि विनिर्माण में नवाचार को अपनाने के मामले में कर्नाटक टॉप है, ठीक है। और ये सर्वे एक्चुअल में दिया किसने था आपसे पूछा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, जो मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अधीन आता है, उसके द्वारा ये यूनिडो के साथ मिलकर बनाया गया था। यूनिडो के साथ, यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे कहाँ है तो वियना में है, और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो औद्योगिक विकास ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के साथ मिलके, ठीक है। इसमें कर्नाटक ने टॉप किया। इसके अलावा कर्नाटक में एक बांध है कावेरी अर्कावती नदी के संगम पे, बेसिकली आप कावेरी याद रखोगे वो भी चलेगा। मेकेदातु बांध, मेकेदातु बांध, ये भी न्यूज़ में रहा, मेकेदातु बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कॉरपोरेट के बीच सर्वप्रथम रैंक हासिल की? यानी कि जो अभी फॉर्च्यून ग्लोबल की जो 500 की लिस्ट आई है उसमें भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी कौन सी है जो भारत की सबसे पहली है? हालांकि ये विश्व में पहली नहीं है, लेकिन भारत की सबसे पहली आपसे पूछा है, ठीक है। तो भारत में कौन है? हमेशा से यही रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसके चेयरपर्सन आपको पता है मुकेश अंबानी है, ठीक है। और इस समय पे इसकी जो एक साल में जो इनका टर्नओवर रहा, जो रेवेन्यू रहा, वो 9.67 लाख करोड़ रुपए रहा, ठीक है। 9.7 लाख करोड़ रुपए रहा। अगर आपसे पूछे कि भाई इस 500 की लिस्ट में जो फॉर्च्यून ग्लोबल ने दी, इसमें नंबर 1 कौन है आपसे पूछे तो इसका नाम है वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? US की कंपनी है। और आपसे पूछे सेकंड नंबर पे कौन रहा? ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर पे कौन रहा? सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, ठीक है। और उसका नाम है शायद सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, एग्जैक्ट सऊदी आरामको, उसका नाम है सऊदी आरामको, तेल कंपनी है बेसिकली, अरामको, सऊदी अरामको, ये कंपनी है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे भी याद रख सकते हो स्टेट ग्रिड, चाइना की कंपनी। बस पहले नंबर पे आपको याद रखना है वॉलमार्ट पहले नंबर पे रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 2 उत्सव अभी होस्ट करे, मतलब 2 उत्सव हुए थे, ये उन्मेषा और उत्कर्ष। इनका उद्घाटन कहाँ किया? ये मेन क्वेश्चन है। बेसिकली इनका उद्घाटन अभी भोपाल में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? भोपाल का है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनका उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है। देखो ये बेसिकली उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव हैं, ये जनजातीय कला उत्सव है, जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। और भोपाल MP में इसका उद्घाटन किया गया। MP में एक रिफाइनरी पाई जाती है, बीना रिफाइनरी। कहाँ पाई जाती है? बीना रिफाइनरी MP में पाई जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाल्टिक सागर में अपना ओशियन शील्ड 2023 नौसेना अभ्यास प्रारंभ किया किसने? देखो बाल्टिक सागर में अपना ओशियन शील्ड एक्सरसाइज है, बेसिकली ओशियन शील्ड किस देश ने प्रारंभ की? तो इसका नाम है रशिया। देखो मैं रशिया के बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से कंट्री, बाल्टिक कंट्री किनको बोला जाता है। एक तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। जब हम मैप बनाते हैं तो सबसे पहले एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये जगह जो है बेसिकली
इसको हम बोलते हैं लालिनग्राद, जो रशिया ने कब्जा रखी है, ठीक है। और ये बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक सी है ये बेसिकली। तो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये बेसिकली बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल इसका आंसर है रशिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रशिया में, तो रशिया में बेसिकली एक सिटी है कजान, जहाँ पर ब्रिक्स समिट होनी है 2024 की। ब्रिक्स समिट कौन सी 2024 की कहाँ होनी है? कजान शहर में होनी है रशिया के, ठीक है। और रशिया की कैपिटल आपको पता है कि मॉस्को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जस्टिस जी रोहिणी आयोग, ये क्वेश्चन आना है 100%, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आखिर में ये जस्टिस रोहिणी आयोग को बनाया क्यों गया, ये किससे संबंधित है? तो जैसे ओबीसी को आरक्षण जो मिलता है वो है 27%। अब इस आयोग का ये मानना है, सरकार का मानना है कि भाई इनमें से जो कुछ कास्ट ऐसी हैं जो 27% आरक्षण का ज़्यादा लाभ लेती हैं और कुछ हैं जिन्हें लाभ मिल ही नहीं पाता। तो ओबीसी का हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे, यानी उसमें भी हम एक संस्तर बना देंगे, लेयर्स बना देंगे कि भाई इनको इतना मिलना चाहिए, इनको इतना मिलना चाहिए। इसमें भी कास्ट बेस पे इन्हें बना दिया जाएगा। मानो कास्ट C1 को मिलना चाहिए इतना, कास्ट C2 को मिलना चाहिए इतना, जिसको एक कैटेगराइज बनाने के लिए, यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को कैटेगराइज करने के लिए, उसको उपवर्गीकरण करने के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग बना था, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये आयोग बना कब था अगर आपसे पूछे तो 2017 में बना था। हालांकि हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, ठीक है। और ये आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया था, ठीक है, आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया था। क्योंकि भाई ओबीसी के अंदर लगभग 2600 से ऊपर कास्ट आती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही कास्ट ऐसी हैं जो 27% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, तो इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो आकाश मिसाइल है, ठीक है, जो आकाश मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल हमारी जो है, इसमें पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया जाएगा। कौन सा? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। इसका काम ये होगा कि हमें जो अगर कोई इस पर अटैक हो रहा है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम एक एग्जैक्ट लोकेशन पे इसको भेज सकते हैं। कहीं पर अगर हमें अटैक करना है तो एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको मारने के लिए ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाएगा। तो इसका पहली बार किस मिसाइल में इसको उपयोग किया गया है रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का, आपसे पूछा था, तो वो है आकाश मिसाइल में। लेकिन आकाश मिसाइल में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाया गया है, आखिर में बनाया किसने था? तो बनाया किसने है? भारत डायनामिक लिमिटेड ने, ठीक है, भारत डायनामिक लिमिटेड ने बनाया। और किसको दे दिया? DRDO को बना के दे दिया कि आप रख लो। लेकिन आपसे ये पूछे कि भाई ये भारत डायनामिक लिमिटेड जो है इसको बना रही है, किसको? रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को। लेकिन भारत डायनामिक लिमिटेड के अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत डायनामिक लिमिटेड इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेगा, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक उत्पादन तो करेगा BDL, लेकिन इसका वास्तविक रूप से इसका इनोवेशन किसका था? ये तो एक लैब थी DRDO की, RCI, ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत जो हैदराबाद में DRDO के दिन। लेकिन एक्चुअल रूप से ये तकनीक बनाई इन्होंने, लेकिन ये इसका कॉमर्शियल उत्पादन करेंगे मिसाइल में लगा के, ठीक है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर वास्तविक रूप में जो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के अधीन एक संस्था आती है RCI, जिसको रिसर्च सेंटर इमारत कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, उसके द्वारा ये बनाया गया। लेकिन इसका जो वाणिज्यिक उत्पादन है वो भारत डायनामिक लिमिटेड BDL करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना, भारतीय नौसेना ने एक समुद्री गश्ती विमान है भारतीय नौसेना का, और एक भारतीय वायुसेना का एक C-130 परिवहन विमान, ये एक आइसलैंड है, किलिंग द्वीप, कोकोस द्वीप, ठीक है, इस पर पहुंचा बेसिकली, ठीक है। ये कोकोस द्वीप है कहाँ पर? एक्चुअली आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली ये गया था भारतीय नौसेना का एक समुद्री गश्ती विमान, और जो C-130 है वायुसेना का, ये एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली ये कोकोस द्वीप है कहाँ पर? जो भी कोकोस लिखा है इसको किलिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? किलिंग, इसको ऐसे लिखा जाता है, किलिंग आइसलैंड। इसको आप किसी भी एंगल से ना, एक ये कोकोस है, एक आपने कोको भी पढ़ा होगा, कोको आइसलैंड, ये दोनों में अंतर है, इसमें कभी भी एक मत कर देना। ये बेसिकली म्यांमार में अवस्थित है और ये बेसिकली जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना। कोको या एस लग रहा है, इसको किलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडियन ओशन में ये भी पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, आपको ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही है आज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये 10वां, और ख़त्म करते हैं इसको, लेक्चर को। थैंक यू सो मच गाइस।